Welcome to Sri Digambar Institute of Technology. I am Naveen Kumar. I am of the faculty of Sri Digambar Institute of Technology. अपन स्टडी कर रहे थे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में यूनिट नंबर सेकंड में। अपन ने कल यूनिट नंबर सेकंड पढ़ी थी, आज उसी का कुछ पोर्शन बचा हुआ है, उसको आगे पूरा करते हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी और कंसोलिडेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। ठीक है, सो नाउ लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल। सॉइल के अंदर कंप्रेसिबिलिटी की कंडीशन कैसे होती है और क्या होती है, उसको पढ़ना है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी नाम से अपने को पता चल रहा है कि किसी भी पार्टिकल से स्पेसिमन, सॉइल्स के स्पेसिमन को कंप्रेस करना, कंप्रेस करके उसके वॉल्यूम में चेंज करना या वॉल्यूम डिक्रीज होना। कोई भी जैसे सॉइल्स का स्पेसिमन है, उसको अपन ने अपर साइड से कंप्रेस किया या फिर बोथ ऑफ साइड से कंप्रेस किया, तो क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा। वो नीचे कंप्रेस होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, ऑटोमेटिक है कि क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वो जो डिक्रीज होगा, उस डिक्रीज होने में, वॉल्यूम के डिक्रीज होने में किस किस प्रॉपर्टी का, सॉइल के अंदर किस किस प्रॉपर्टी का पार्ट रहेगा, तो उसको अपने को देखना है। तो देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सोइल मास ड्यू टू इंक्रीज इन लोडिंग। द वॉल्यूम रिडक्शन इन द सोइल में बी ड्यू टू, देखो फर्स्ट लाइन क्या है अपनी कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सोइल मास ड्यू टू इंक्रीज इन लोडिंग। जब अपन लोड इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका जो सोइल मास है उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिक क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, द वॉल्यूम रिडक्शन इन द सोइल में बी ड्यू टू, तो फर्स्ट है उसका रीजन कंप्रेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ प्योर एयर। कंप्रेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ प्योर एयर, कोई भी सॉइल्स का पार्टिकल अगर उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो वॉइड्स में से सबसे पहले एयर पास होगी, एयर उसके अंदर जो वॉइड्स के अंदर एयर होगी वो निकल जाएगी। ठीक है, सेकंड है एक्सपल्शन ऑफ प्योर वाटर, जो वॉइड्स के अंदर अगर वाटर फिलअप है वो भी बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट है कंप्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स। जब वॉइड्स में से एयर और वाटर दोनों अगर बाहर निकल रहे हैं, एक्सपल्शन हो रहा है वाटर का, तो जो सॉलिड्स है उनका भी कंप्रेशन होगा। तो उसी तरह कंप्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स, वाटर का और सॉलिड मॉलिक्यूल्स का भी क्या होगा, कंप्रेशन होगा। चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो सॉइल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। ठीक, अगर वो कुछ ज़्यादा साइज का है, बिग साइज का है, तो वो कुछ कंप्रेस होके वॉल्यूम में डिक्रीज होके उसकी शेप और साइज़ में चेंज आ जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन ही एक तरह से कंप्रेसिबिलिटी का ही पार्ट है। ठीक, द डिक्रीज इन सोइल वॉल्यूम बाय द स्क्वेजिंग आउट ऑफ द प्योर वाटर, out of the pure water on account gradual dissipation of excess hydrostatic pressure induced by an imposed total stress is defined as consolidation। देखो consolidation की डेफिनेशन क्या दी है, the decrease in soil volume by the squeezing out of the pure water account of gradual dissipation of excess hydrostatic pressure induced by an imposed total stress। ठीक,
तो उसको क्या कहेंगे, कंसोलिडेशन। अगर कोई भी सॉइल्स का पार्टिकल है उसको अपन लोडिंग कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो उसमें से जो वाटर होगा, प्योर वाटर होगा, वो एक्सप्लोशन हो जाएगा और जो स्ट्रेस की कंडीशन आएगी सॉइल्स के पार्टिकल में, तो वही क्या है, कंसोलिडेशन। ठीक, टोटल कंसोलिडेशन ऑफ ए सॉइल इज डिवाइडेड इन टू। जो टोटल कंसोलिडेशन है वो 3 पार्ट में मेनली डिवाइड होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। देखिए, पहला तो पार्ट होता है उसका इनिशियली, ठीक। सेकंड है प्राइमरी, और थर्ड है उसका सेकेंडरी कंसोलिडेशन। अब यहाँ पे अपन जो प्राइमरी कंसोलिडेशन है उसी में इनिशियल कंसोलिडेशन को भी पढ़ सकते हैं, दोनों पार्ट लगभग सेम से होते हैं, ठीक। तो इनिशियल और प्राइमरी दोनों एक में ही इंक्लूड है इस। तो देखिए, जो प्राइमरी कंसोलिडेशन है उसमें क्या आता है, पहले तो जो इनिशियली है, इनिशियली में क्या होगा कि कोई भी, जैसे मान लो कोई सॉइल्स का स्पेसिमन लिया है तो उसको अपन ने ऊपर से कंप्रेस किया है। मान लो ये कोई सॉइल्स का स्पेसिमन है, ठीक। इसमें ये अपनी सॉलिड्स, यहाँ पे तो सॉलिड है, यहाँ मान लीजिए वाटर है और यहाँ एयर है, ठीक। तो इनिशियल जो स्टेज होगी, इनिशियल कंसोलिडेशन में क्या होगा, इसको अपन ऊपर से कंप्रेस करेंगे। ऊपर से कंप्रेस करने के बाद मतलब लोडिंग करेंगे, तो लोडिंग करेंगे तो जो ये वॉइड्स है, वॉइड्स का पार्ट अपना कहाँ तक रहेगा, एयर और वाटर का। तो इसमें से जो ये एयर है ये हट जाएगी, तो एयर हट जाएगी तो इसका वॉल्यूम कुछ डिक्रीज होगा, तो वॉल्यूम इतना रह जाएगा। मतलब मान लो कि डेल वी डैश वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अगर कहें तो इनिशियल जो कंसोलिडेशन है उसमें जो वॉइड्स में एयर है वो निकल जाती है, उसकी वजह से जो डिक्रीज होता है वॉल्यूम, वो ही अपना क्या होता है, इनिशियल कंसोलिडेशन, ठीक। अब जो प्राइमरी कंसोलिडेशन है उसमें क्या होता है, उसमें वॉइड्स में से एयर तो निकल गया। अब एयर निकलने के बाद वाटर की कुछ क्वांटिटी बचती है, तो उस वाटर का एक्सप्लोशन होना, वाटर का उसमें से बाहर आना वॉइड्स में से, और वाटर का बाहर आने से उसके जो सॉइल्स का स्पेसिमन है उसमें जो डिक्रीमेंट होता है, जो डिक्रीज होता है वॉल्यूम में, वही अपना क्या होता है, प्राइमरी कंसोलिडेशन, ठीक है। इनिशियल में क्या होता है, एयर बाहर निकलती है, और प्राइमरी में एयर प्लस वाटर, वाटर का क्या होता है, एक्सप्लोशन होता है, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन में क्या है, दिस प्रोसेस बीइंग व्हेन सॉइल इज फुली सैचुरेटेड, सॉइल कैसी होनी चाहिए, फुली सैचुरेटेड होनी चाहिए, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस और द सैचुरेटेड सॉइल मास, प्योर प्रेशर इंक्रीज एज ए रिजल्ट, एक्सप्लोशन ऑफ प्योर वाटर अकर्स इफ ड्रेनेज फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड। प्राइमरी कंसोलिडेशन इज कंप्लीट व्हेन एक्सप्लोशन ऑफ प्योर वाटर स्टॉप, ठीक है। प्राइमरी कंसोलिडेशन में क्या होगा कि जो प्योर वाटर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इफ़ेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो रही है। तो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज कब होगी, जब अपना प्योर प्रेशर इंक्रीज है। तो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस का क्या होता है, सिग्मा बार इक्वल टू सिग्मा माइनस यू होता है, ठीक। तो प्योर जो प्रेशर है, अगर फुली सैचुरेटेड सॉइल है और ऊपर से कंप्रेस कर रहे हैं तो प्योर प्रेशर इंक्रीज होगा। एज ए रिजल्ट एक्सप्लोशन ऑफ प्योर वाटर अकर्स इफ ड्रेनेज फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड, जो प्योर वाटर है वो बाहर पास होगा तो उसके लिए एक प्योर ड्रेनेज फैसिलिटी अपने को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। प्राइमरी कंसोलिडेशन इज कंप्लीटेड व्हेन एक्सप्लोशन ऑफ प्योर वाटर स्टॉप। ये जो प्राइमरी कंसोलिडेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट कब होगा, जब प्योर वाटर प्रेशर एक्सप्लोशन होना बंद कर देगा। तब तक ये अगर चलेगा तब तक ही प्राइमरी कंसोलिडेशन होता रहेगा, और ये स्टॉप हो जाएगा तो प्राइमरी कंसोलिडेशन की भी जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन soil remains saturated S is equal to 1 and flow of water is under laminar condition।
दैट इज़ RE, रेनॉल्ड्स जो नंबर है लेस देन होना चाहिए 1 से। डार्सी लॉ इज़ एप्लीकेबल, डार्सी लॉ इसमें एप्लीकेबल है। वाटर फ्लो हो रहा है तो मतलब डार्सी लॉ भी इसमें क्या है, वैलिड है, ठीक। और सैचुरेशन की कंडीशन कितनी रहेगी, 1, मतलब 100% रहेगी, ठीक है। तो अपन ने कंसोलिडेशन की बात की। कंसोलिडेशन में एयर और वाटर का एक्सपेल्शन और एयर का वॉइड्स में से बाहर निकलना और फिर उसके वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होना ही क्या है, कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन की कितनी स्टेज है, 3 स्टेज है। फर्स्ट है इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में क्या होता है, एयर वॉइड्स में से एयर बाहर निकलती है कंप्रेस करने पर। और जो प्राइमरी कंसोलिडेशन है उसमें क्या होता है, एयर का वॉइड्स में से बाहर निकलने के बाद जो वॉइड्स में जो वाटर फिलअप है उसका एक्सपेल्शन होना फुली सैचुरेटेड सॉइल की कंडीशन में, तो वो अपना क्या होता है, प्राइमरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन में जो वाटर फ्लो होगा वो किस उस कंडीशन में होगा, लेमिनार कंडीशन में। रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कितनी रहेगी, लेस देन टू 1 होगी। और डार्सी लॉ क्या होगा, इसमें एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सेकेंडरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन की बात होगी, अब देखते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन। सेकेंडरी कंसोलिडेशन में क्या होता है, जब प्राइमरी कंसोलिडेशन में प्योर वाटर स्टॉप हो जाता है, एक्सपेल्शन होना स्टॉप हो जाता है, लेकिन प्योर वाटर स्टॉप हो गया। मान लो कोई भी जो सॉइल है वो अपनी फुल्ली सैचुरेटेड है, ठीक। अब उसमें से अपन ने ऊपर से कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद उसमें से जो सॉइल है उसमें से जितना वाटर और एयर था वो दोनों निकल गए। निकलने के बाद ये तो है नहीं कि अपने को जो लोड है वो हटाना है, लोड तो उसी कंटिन्यूस पोजीशन में लगा रहेगा, ठीक है, डाउनवर्ड की पोजीशन में। तो जो वो लोड लगा रहेगा, अब मान लो कि ये जो था अपना नीचे सॉलिड था, ऊपर वाटर था और उससे ऊपर एयर था, एयर और वाटर दोनों इसमें से निकल चुके हैं, तो उसके बाद सॉलिड बचेगा। तो इस सॉलिड को भी अगर अपन लोडेड करते हैं तो इस सॉलिड पोर्शन में भी वॉल्यूम में डिक्रीज़ होता है, क्योंकि ये भी कुछ सेटल होगा नीचे। तो वो जो सेटल होगा, वो सेटल होने के बाद एक तरह से प्लास्टिक की कंडीशन में चला जाए। प्लास्टिक की कंडीशन में अगर चला गया उसके बाद वो रिगेन नहीं हो रहा है, तो वो वाली जो कंडीशन रहेगी वो अपनी किस में आती है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन में। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये टाइम डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो देखिए अब वापिस से सेकेंडरी कंसोलिडेशन है क्या, आफ्टर एक्सपेल्शन ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन व्हेन एक्सपेल्शन ऑफ प्योर वाटर इज स्टॉप। जो प्राइमरी कंसोलिडेशन की कंडीशन है उसका कंप्लीट होने के बाद जो प्योर वाटर है उसका एक्सपेल्शन भी रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, एंड लोड कंटिन्यूस टू एक्ट देन एट वेरी स्लो रेट फर्दर वॉल्यूम चेंज में बी रिकॉर्डेड। और जो लोडिंग की कंडीशन है वो बिल्कुल स्लो रेट में हो जाए, वेरी स्लो रेट में लोडिंग की कंडीशन हो जाए, तो जो सॉइल्स के अंदर वॉल्यूम चेंज होगा उसको क्या करेंगे, अपन रिकॉर्ड करेंगे। अब जो वो वॉल्यूम चेंज होगा वो किसकी वजह से होगा, विच इज़ ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉलिड्स, ठीक। वॉल्यूम चेंज होगा तो वो एक तरह से प्लास्टिक की कंडीशन में जाएगा, जो सॉलिड बचेगा वो प्लास्टिक की कंडीशन में चला जाएगा। और प्लास्टिक की कंडीशन में अगर जा रहा है तो वापस से वो रीगेन होगा नहीं, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी कंसोलिडेशन एंड इट इज़ टाइम डिपेंडेंट विच इज़ मच स्लोअर देन प्राइमरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन है वो कुछ फास्टली होता है कंपेयर टू सेकेंडरी कंसोलिडेशन में, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में ही अपन लोड लगाते हैं, तो जितना सॉइल्स के अंदर सॉइल्स के वॉइड्स के अंदर वाटर फिलअप है वो बाहर एक्सपेल्शन हो जाएगा। तो वो जो बाहर वाटर एक्सपेल्शन होगा वो कंडीशन बहुत फास्ट होगी। और जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन है वो प्राइमरी कंसोलिडेशन में वाटर का एक्सपेल्शन होने के बाद स्टार्ट होती है, तो जो लोडिंग की कंडीशन रहेगी वो बहुत स्लो रेट में रहेगी। स्लो रेट में रहेगी तो उसमें जो वॉल्यूम चेंज होगा वो अपन आसानी से रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसीलिए सेकेंडरी कंसोलिडेशन प्राइमरी कंसोलिडेशन के कंपेयर में स्लोअर होता है, ठीक है।
देखिए अब आगे, सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज मोर इन प्लास्टिक सॉइल्स एंड इन हाईली प्लास्टिक क्ले। सेकेंडरी कंसोलिडेशन जो प्लास्टिक सॉइल है उसके अंदर ज़्यादा होता है, एंड इन हाईली प्लास्टिक क्ले, हाईली प्लास्टिक क्ले इट मे बी 10 to 20% ऑफ टोटल वॉल्यूम चेंज। कितना वॉल्यूम चेंज कर देता है? 10 to 20%। इन कोर्स ग्रेन सॉइल, ग्रेवल एंड सैंड इट इज़ नेग्लिजिबल। ठीक है, जो कोर्स ग्रेन सॉइल होगी, मेनली ग्रेवल और सैंड होगा, उसमें कंसोलिडेशन कम होगा कंपेयर टू किसके? क्ले के। इन कोर्स ग्रेन सॉइल इट इज़ नेग्लिजिबल। कंसोलिडेशन ना के बराबर होता है इनमें, जितना कि क्ले में और सिल्ट में होता है। ठीक है, तो ये थी अपनी सेकेंडरी कंसोलिडेशन की स्टेज थी कि वो किस किस स्टेज में वर्क करता है। तो पहली स्टेज तो इनिशियल थी, सेकंड प्राइमरी थी, और लास्ट थर्ड थी वो सेकेंडरी थी। फर्स्ट था अपना इनिशियल, सेकंड प्राइमरी, और थर्ड था सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ठीक है, इनिशियल में एयर बाहर निकली थी वॉइड्स में से, और प्राइमरी में वाटर का एक्सप्लोशन हुआ था, और सेकेंडरी में वाटर का एक्सप्लोशन होने के बाद जो लोडिंग की कंडीशन आती है उसमें वॉल्यूम का चेंज होना और उसको रिकॉर्ड करना, व प्लास्टिक की कंडीशन में जाना सॉइल्स का, वही क्या है? सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, नॉर्मली एंड ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल क्या है? नॉर्मली जो कंसोलिडेटेड है वो कैसे होता है? नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल आर दोज विच आर लोडेड, normally consolidated soil are those which are loaded for the first time to the present applied effective stress. It means past applied effective stress was lower than present applied effective stress. Such soils are more compressible. ठीक, देखिए नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल होती क्या है? मान लीजिए कोई भी अपनी एक खाली प्लॉट है, कोई भी अपन ने एक खाली प्लॉट लिया किसी भी जगह पे। अब वहाँ पे जो खाली प्लॉट है वहाँ पहले भी, मतलब उसके पास्ट में भी कोई लोडिंग की कंडीशन वहाँ नहीं थी, मतलब वहाँ पे कोई भी बिल्डिंग बनी हुई नहीं थी, उस जगह पे कोई भी लोडेड पोर्शन वहाँ नहीं था उसके पास्ट में भी। ठीक है, बट जो उसका प्रेजेंट है, उस प्रेजेंट में वहाँ लोडिंग की कंडीशन अगर अपन रखते हैं, कोई भी यहाँ, मतलब ये वाला जो अपना पोर्शन था, जो अपन ने प्लॉट लिया है, अब उस प्लॉट में पहले कोई भी बिल्डिंग नहीं बनी हुई थी, उसके पास्ट में कोई बिल्डिंग नहीं बनी हुई थी, लेकिन अब अपन प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे एक हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई भी 10 स्टोरीज बिल्डिंग बना दी, मान लो ये अपन ने बिल्डिंग बना दी। तो अब क्या होगा कि जो ये प्रेजेंट टाइम में बिल्डिंग बनी है, तो यहाँ जो सॉइल्स होगी, उस सॉइल्स में स्ट्रेस की कंडीशन आएगी, क्योंकि उसमें पहले कोई लोड वहाँ पे आया नहीं था। तो अगर वो सेटल भी होगी, कंसोलिडेटेड भी होगा, तो उसका अभी होगा, तो उसको अगर पहले उसका कंसोलिडेशन नहीं हुआ, तो अब अगर उसका कंसोलिडेशन करना है तो इस बिल्डिंग को बनाने से पहले अपन उसका पूरा कॉम्पैक्शन, कंप्रेसिबिलिटी की कंडीशन पहले करेंगे, उसका पूरा कंसोलिडेशन करेंगे उस सॉइल का, तब जाके वहाँ बिल्डिंग बनाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होती है कि जिस सॉइल पर पहले उसके पास्ट में कोई भी लोडिंग या स्ट्रेस की कंडीशन नहीं थी, लेकिन प्रेजेंट में उसमें स्ट्रेस की कंडीशन आती है, तो वो ही क्या होती है? अपनी नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। ठीक है, अब नेक्स्ट है ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। अब ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल है वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल से कुछ डिफरेंट है, मतलब उसका सेम उल्टा है। इसमें क्या होगा कि पास्ट टाइम में कोई उस जो सॉइल्स है उसके ऊपर कोई लोड था, मतलब कोई पास्ट टाइम में कोई बिल्डिंग बनी हुई थी, ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे कोई स्ट्रेस की कंडीशन नहीं है,
ठीक है। तो वहाँ जो सोइल होगी वो कौन सी होगी, ओवर कंसोलिडेटेड सोइल। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार प्रेजेंट टाइम में है तो वहाँ खूब लोड आ रहा है, वहाँ की जो सोइल है उसके ऊपर लोड आ रहा है। मान लीजिए वो ढह गई, उसको वहाँ से हटा दिया प्रेजेंट टाइम में, वहाँ उसको वहाँ से हटा दिया, वहाँ की जो सोइल है उसको बिल्कुल फ्री कर दिया, तो जो वो सोइल होगी वो पहले से कंसोलिडेटेड कॉम्पैक्शन हो चुकी, उसके ऊपर लोड आ चुका, स्ट्रेस की कंडीशन आ चुकी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में नहीं है। और प्रेजेंट टाइम में अगर अपन उसकी जगह कुछ बना रहे हैं तो उससे कम लोडेड की बना रहे हैं, तो वहाँ कोई ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि वो सोइल सेटल हो जाए नीचे या फेल हो जाए। तो वो जो सोइल होगी वहाँ जो कंसोलिडेशन होगा वो कौन सा होगा, ओवर कंसोलिडेशन सोइल। ठीक है, ये ही सब यहाँ लिखा है अपन ने। और कंसोलिडेटेड सोइल आर दोज विच हैव बीन सब्जेक्टेड टू इफेक्टिव स्ट्रेस इन द पास्ट ग्रेटर देन, मतलब पास्ट में तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या थी, ज़्यादा थी, प्रजेंट अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस कंपेयर टू प्रजेंट की। द ओवर कंसोलिडेशन और नॉर्मल कंसोलिडेशन कैन बी डिफरेंशियल यूजिंग ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, इनके बीच एक रेशियो भी बनता है। ओवर कंसोलिडेटेड सोइल आर आल्सो कॉल्ड प्री कंसोलिडेटेड एंड प्री कंप्रेस्ड। ठीक है, सच सोइल आर लेस कंप्रेसिबल एंड हैव ग्रेटर शियर स्ट्रेंथ एंड मोर स्टेबिलिटी। कॉजेज ऑफ ओवर कंसोलिडेशन और प्री कंसोलिडेशन, इसके कॉजेज क्या है, इन द पास्ट द बर्डन प्रेशर आर सरचार्ज वाज प्लेस्ड विच इज़ रिमूव्ड लेटर। ये कुछ इसके कॉजेज हैं जो मैंने आपको बताए हैं, वो ही यहाँ पे पूरा क्या किया है, एक्सप्लेन किया है इनको। ठीक, ड्यूरिंग द ड्राइंग सोइल इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूज एंड सोइल बिकम्स ओवर कंसोलिडेटेड, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्ट्रक्शन ऑफ सोइल। ठीक है, तो ये था अपना ओवर कंसोलिडेटेड सोइल। ठीक, अब इनके बीच अगर ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं तो ग्राफ बिटवीन वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस, वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं नॉर्मली कंसोलिडेटेड सोइल के बीच। ठीक, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सोइल क्या है कि पास्ट टाइम में तो उसमें कोई भी लोड नहीं था उस सोइल पे, और प्रेजेंट टाइम में लोड है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ अपना प्लॉट हुआ है ये उसी कंडीशन को देखते हुए हुआ है। देखिए यहाँ मान लीजिए अपना क्या था, पास्ट था यहाँ। ठीक, तो पास्ट में जो वॉइड रेशियो था वो कुछ इतना था, और फिर इसका कंसोलिडेशन अगर प्रेजेंट टाइम में करते हैं तो भाई वॉइड रेशियो डिक्रीज होगा और स्ट्रेस बढ़ेगी, तो ये स्ट्रेस की कंडीशन बढ़ी है। ठीक है, तो ये अपना पूरा जो डेफिनेशन थी नॉर्मली कंसोलिडेटेड की वो यहाँ शो कर रहा है ये ग्राफ। सेम एज अगर सेमी लोग स्केल में देखते हैं तो वो कुछ ऐसा, लॉग के स्केल में देखते हैं तो वो कुछ ऐसा प्लॉट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में बताया था कि जो पास्ट था उसमें तो क्या था, जो स्ट्रेस की कंडीशन थी, लोडिंग की कंडीशन थी वो ज़्यादा थी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ इस ग्राफ में प्लॉट करके अपने को शो की है। ठीक, ये सेमी लॉग में ऐसा बनेगा। ठीक, फिर है इनिशियली ओवर कंसोलिडेटेड क्ले बिकम नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले। अब इन दोनों को, ओवर कंसोलिडेटेड और नॉर्मली कंसोलिडेटेड को अगर अपन प्लॉट करते हैं एक साथ, तो देखिए ये ग्राफ अपने को क्या शो करा रहा है, क्या समझा रहा है कि ओवर कंसोलिडेटेड था तो भाई पास्ट में तो ज़्यादा रहता है उसमें स्ट्रेस, तो यहाँ ज़्यादा है। ठीक, ये पहले देखो यहाँ इंक्रीज हुआ देन डिक्रीज, यहाँ पे आके क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब ये डिक्रीज ओवर कंसोलिडेटेड प्रेजेंट में आया तो डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर ने डिक्रीज कर दिया। अब जैसे ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड में एंट्री करता है तो उसके जो पास्ट में था वहाँ तो क्या है, ज़्यादा रहता है लोड, और प्रेजेंट में कम रहता है, तो ये यहाँ तो इसके ज़्यादा था, अब ये देखो धीरे धीरे नीचे इंक्रीज हुआ है, तो ये उस बेसिस पे अपन ने ग्राफ प्लॉट किया है। सेमी लॉग में भी वही सेम। ठीक, वेन क्ले अंडर गोज कंप्रेशन एंड कंप्रेशन, अब इसको भी उसी बेस पे बनाया है। उस बेस पे कैसे बनाया है कि रिकम्प्रेस, देखो ऊपर जो ऊपर वाला पोर्शन है वो अपना क्या कह रहा है, रिकम्प्रेशन फॉर ए कंसोलिडेटेड सैंपल। ठीक, स्टार्टिंग में ये वही अपना ओवर कंसोलिडेटेड का चल रहा है, क्योंकि वो ओवर कंसोलिडेटेड में पास्ट में था लोड, तो ये लोडिंग की कंडीशन है, कंप्रेशन हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से लोड रिमूव हो गया, नॉर्मली कंसोलिडेटेड की कंडीशन आती है तो वापस लोड लगता है, तो ये कुछ
इंक्रीज़ होता है, फिर वापस डिक्रीज़ होता है। तो ये दोनों अपने प्लॉट जो ग्राफ है वो उसी बेसिस पे प्लॉट है। ठीक है, तो ये था कुछ आज अपना कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड पार्ट। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके।